Hi everyone, welcome to Nursing IQ. In this session, I will discuss about abortion. So let's start the video. Abortion के बारे में डिस्कस करने से पहले we must know what is period of viability. It's a point at which a fetus can survive independently outside the mother's womb. तो पीरियड ऑफ वायबिलिटी का मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक टाइम के बाद अगर फिटस बॉर्न भी होता है तो हमारे पास इतना मेडिकल फैसिलिटी है दैट वी कैन सेव द फिटस. तो इंडिया में फिटल वायबिलिटी कितना है 28 वीक्स. तो 28 वीक्स के बाद अगर कोई फिटस बॉर्न भी होता है ना तो वी कैन सेव द फिटस. बट अकॉर्डिंग टू WHO पीरियड ऑफ वायबिलिटी कितना है? पीरियड of viability is 24 weeks. तो अगर क्वेश्चन आए पीरियड ऑफ वायबिलिटी कितना है, डायरेक्टली यू शुड मार्क 28 वीक्स अनटिल अनलेस स्पेसिफाई करके पूछे. अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देता है कि एज पर WHO कितना वीक है, देन ओनली यू शुड आंसर 24 वीक्स. नेक्स्ट, एबॉर्शन, डेथ ऑफ ए फिटस बिफोर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी. तो बिफोर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी अगर किसी भी कारण से कोई भी फिटस का डेथ हो जाता है दैट इज एबॉर्शन. व्हाट इज IUD, इंट्रायूट्राइन डेथ? डेथ ऑफ ए फिटस आफ्टर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी. तो आफ्टर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी अगर कोई फिटस का डेथ होता है दैट इज इंट्रायूट्राइन डेथ. नेक्स्ट, व्हाट इज स्टिल बर्थ? सी, डेथ ऑफ ए फिटस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी. डिलीवरी करवाने के टाइम पे अगर फिटस का डेथ होता है दैट इज स्टिल बर्थ. सी, एबॉर्शन का जो डेफिनेशन है ये हर एक बुक में अलग अलग दिया हुआ है. कहीं पे आपको मिलेगा एबॉर्शन मतलब टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी दैट इज बिफोर 28 वीक्स. या फिर किसी बुक में आपको मिलेगा टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द पीरियड ऑफ 20 वीक्स. Although it's a little controversial topic, तो for the NORCET exam point of view, for NORCET एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें बस दो ही डेफिनेशन याद रखना है. एक तो इंडिया में हम कौन सा फॉलो करते हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द पीरियड ऑफ 20 वीक्स. और दूसरा WHO क्या कहते हैं? WHO कहते हैं अगर किसी भी फिटस का डेथ हुआ एंड उस वक्त फिटल वेट इफ इट इज़ लेस देन 500 ग्राम दैट इज ओनली एबॉर्शन. मतलब लेस देन 500 ग्राम का किसी भी फिटल का अगर डेथ होता है दैट इज एबॉर्शन. देन टाइप्स ऑफ एबॉर्शन. तो टाइप्स ऑफ एबॉर्शन क्या है? एबॉर्शन इज डिवाइडेड इनटू स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड. स्पॉन्टेनियस को हम मिसकैरेज भी कहते हैं. मिसकैरेज, तो स्पॉन्टेनियस या फिर मिसकैरेज का मतलब है कोई फीमेल प्रेग्नेंट हुई और अपने आप ही उसका एबॉर्शन हो जाते हैं. वो खुद से एबॉर्शन नहीं करवाना चाहती है फिर भी हो जाते, दैट इज स्पॉन्टेनियस या मिसकैरेज. दूसरा है इंड्यूस्ड. इंड्यूस्ड में एक तो आते हैं लीगल जो कि हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाते हैं. दूसरा है इलीगल. मान लीजिए किसी का एबॉर्शन करवाना है और वो खुद से ही अपने आप किसी बाबा के पास चली जाती या फिर किसी जड़ी बूटी खा के एबॉर्शन करवा लेती जिसका कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के पास नहीं रहते. देन स्पॉन्टेनियस इज डिवाइडेड इनटू आइसोलेटेड एंड रिकरेंट. आइसोलेटेड का मतलब है सिंगल एपिसोड. तो अगर किसी का एक बार एबॉर्शन हुआ दैट इज आइसोलेटेड एबॉर्शन या सिंगल एपिसोड एबॉर्शन. व्हाट इज रिकरेंट एबॉर्शन? रिकरेंट एबॉर्शन मीन्स इफ इट इज मोर देन थ्री टाइम्स. अगर किसी का एबॉर्शन 3 बार या 3 बार से ज़्यादा होता है दैट इज रिकरेंट एबॉर्शन. तो isolated and recurrent abortion also divided into threatened, inevitable, complete, incomplete, missed and septic abortion. See, for the NORCET exam, at least one question you can expect from this classification. आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें पेशेंट का कुछ साइन एंड सिम्टम्स या फिर पेशेंट का कॉम्प्लेंट्स रहेगा एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन का फाइंडिंग्स भी क्वेश्चन पे रहेगा. तो आपको बोलना पड़ेगा व्हाट टाइप ऑफ एबॉर्शन इट इज़. तो आइए एक एक करके हर एक एबॉर्शन को देखते हैं. नेक्स्ट, सिंगल एपिसोड ऑफ एबॉर्शन. सी, सिंगल एपिसोड ऑफ एबॉर्शन का जो मोस्ट कॉमन कॉज है दैट इज फिटल में अगर कोई डिफेक्ट है. और क्या डिफेक्ट? जैसे कि एनोप्लॉइडी या फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी. एनोप्लॉइडी का मतलब क्या है? क्रोमोसोम नंबर अगर इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड, नॉर्मल नहीं रहेगा, डिक्रीज्ड या फिर इंक्रीज्ड रहेगा.
अगर ऑप्शन में एनोप्लॉइडी या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, दैट इज द बेस्ट आंसर। अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया है, देन द सेकेंड बेस्ट आंसर विल बी ट्राइसोमी। अगर ट्राइसोमी भी नहीं दिया है, देन मोनोसोमी एक्स। मोनोसोमी एक्स भी नहीं दिया है, देन ट्राइसोमी 16। तो मान लीजिए मोस्ट कॉमन कॉज फॉर सिंगल एपिसोड एबॉर्शन क्वेश्चन पूछा गया, एंड ऑप्शंस आर ट्राइसोमी। ऑप्शन नंबर 2 इज मोनोसोमी। ऑप्शन नंबर 3 इज ट्राइसोमी 16, और ऑप्शन नंबर 4 मोनोसोमी एक्स। मोनोसोमी एक्स। तो पहला क्या है, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी आंसर का क्या होगा, एनोप्लॉइडी या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। एनोप्लॉइडी दिया है, नहीं दिया है, तो सेकंड बेस्ट आंसर क्या रहेगा, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी दिया है या दिस इज द ऑप्शन नंबर 1 इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन जिसमें कि क्वेश्चन सेम ही रहेगा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिंगल एपिसोड एबॉर्शन या आइसोलेटेड एबॉर्शन का मोस्ट कॉमन कॉज एन्यूप्लॉइडी। दूसरा है मान लीजिए ट्राइसोमी। तीसरा है ट्राइसोमी 16। ऑप्शन नंबर 4 है मोनोसोमी। तो कौन सा रहेगा बेस्ट आंसर, एन्यूप्लॉइडी दिया है, हाँ एन्यूप्लॉइडी दिया है, दिस इज द बेस्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। तो सिंगल एपिसोड एबॉर्शन का और दूसरा क्या कारण हो सकता है, जैसे कि एंडोक्राइन कॉजेज, डिक्रीज्ड प्रोजेस्टेरॉन लेवल। अगर प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज्ड हो गया, देन एबॉर्शन हो सकता है। और डायबिटीज़ मेलिटस के कारण से हो सकता है। देन नेक्स्ट क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो या हाइपर थायरॉयडिज्म। देन अगर कोई इंजुरी या ट्रोमा हुआ तो टॉर्स इन्फेक्शन, टॉर्स के कारण से भी हो सकता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड, देन यूट्राइन मालफॉर्मेशन लाइक सेप्टेड यूटेरस या बाइकॉर्नेट यूटेरस। नेक्स्ट रिकरेंट एबॉर्शन। रिकरेंट एबॉर्शन किसको कहते हैं, अगर एबॉर्शन 3 बार या 3 बार से ज़्यादा हुआ है, दैट इज रिकरेंट एबॉर्शन। तो रिकरेंट एबॉर्शन का कॉजेज क्या है, पहला तो जो कॉजेज है दैट इज इडियोपैथिक, हमें पता ही नहीं है क्यों होता है, बट कुछ तो कॉजेज होगा ना जिसके कारण से रिकरेंट एबॉर्शन हो सकता है, जैसे कि एंडोक्राइन कॉजेज जिसमें डायबिटीज मेलाइटस या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर एंडोक्राइन मतलब यूट्राइन कुछ एबनॉर्मलिटी, सर्विकल इनकॉम्पिटेंस, और एक सिंड्रोम जिसको एप्ला सिंड्रोम कहते हैं, इसके कारण से भी रिकरेंट एबॉर्शन होता है। देन क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के कारण से भी होता है। व्हाट आर द डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन वी डू टू रूल आउट द कॉजेज ऑफ एबॉर्शन। पहला है कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग हम किस लिए करवाते हैं, टू रूल आउट फिटस में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है कि नहीं है। नेक्स्ट है ब्लड शुगर, हमें पता है डायबिटीज़ के कारण से भी एबॉर्शन होता है, इसलिए हम ब्लड शुगर लेवल एक बार चेक करेंगे। नेक्स्ट हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण से भी एबॉर्शन हो सकता है, इसलिए हम TSH, T3 या T4 चेक करवाएंगे। नेक्स्ट USG किस लिए करेंगे, पेशेंट को अगर कोई सर्विकल इनकॉम्पिटेंस है या फिर यूट्राइन कोई मालफॉर्मेशन है कि नहीं है, ये देखने के लिए हम USG करवाएंगे। तो एक बार फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक अच्छी तरह से देख लेते। तो हमें पता है ये है यूटरस, और यूटरस के नीचे जो है दिस इज सर्विक्स, और सर्विक्स के नीचे ये है वेजाइना। तो ये मैं किस लिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमें इंटरनल ऑस का लोकेशन पता होना चाहिए। इंटरनल ऑस कहाँ रहता है, ये यूटरस के पास ही रहता है। तो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ये जो इंटरनल ऑस है ये क्लोज्ड रहता है। तो इफ इन केस इंटरनल ऑस ओपन हो जाए तो एबॉर्शन हो जाएगा। सो फर्स्ट वन इज थ्रेटन एबॉर्शन। थ्रेटन एबॉर्शन का मतलब है पेशेंट को बस एक थ्रेट या फिर धमकी मिला है कि आपको एबॉर्शन हो सकता है, अभी तक एबॉर्शन हुआ नहीं है। सो प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन हैज स्टार्टेड बट हैज़ प्रोग्रेस टू ए स्टेट फ्रॉम वेयर रिकवरी इज पॉसिबल। तो अभी भी हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, एबॉर्शन होने से बचा सकते हैं, इट कैन बी रिवर्सेबल। सो द प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन कैन बी रिवर्स्ड। तो इसमें पेशेंट आके कॉम्प्लेन क्या देगा, पहला तो एज पेशेंट इज प्रेग्नेंट तो एमिनोरिया का कॉम्प्लेन रहेगा, एमिनोरिया। दूसरा पेशेंट आके खुद बताएगा कि हमें स्पॉटिंग हो रहा है। और नेक्स्ट
पेन रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। तो जब हम पारवेजेनल एग्जामिनेशन करेंगे तो हम देखेंगे इंटरनल ऑस्ट क्लोज ही है। इंटरनल जो ऑस है ये क्लोज होने के कारण से एबर्शन को हम रोक सकते हैं। मतलब इंटरनल ऑस क्लोज है इसलिए हम एबॉर्शन को रोक सकते हैं। तो हाइट ऑफ द यूट्रस क्या रहेगा? हाइट ऑफ द यूट्रस इक्वल टू द पीरियड ऑफ जेस्टेशन ही रहेगा। मान लीजिए कि 10 वीक्स कोई प्रेग्नेंट वुमेन आके आपको ऐसा कंप्लेन देगा कि मुझे एमिन्यूरिया है और मैं 10 वीक्स का प्रेग्नेंट हूँ और हमें स्पॉटिंग भी हो रहा है। तो जब हम एब्डोमिनल मतलब फंडल हाइट देखेंगे, फंडल हाइट सेम ही रहेगा। मतलब 10 वीक प्रेग्नेंट के लिए 10 वीक्स में फंडल हाइट जहाँ रहना है उतना सेंटीमीटर ही रहेगा, क्योंकि एबॉर्शन तो हुआ नहीं है अब तक, फिटस अभी भी यूट्रस में ही है। सो फंडल हाइट जो है वो पीरियड ऑफ जेस्टेशन के साथ मैच करेगा। तो जब हम यूएसजी करेंगे, यूएसजी करके देखेंगे जो फिटस है ना वो लाइव फिटस है या फिर उसमें कार्डियक एक्टिविटी अभी भी प्रेजेंट है। तो इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे? तो पहला तो है पेशेंट को बोलेंगे कि रेस्ट करने के लिए, और कितने दिनों के लिए? एटलीस्ट फॉर 14 डेज। और हैवी एक्टिविटीज़ अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, और ऑफ कोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स हैज़ टू बी स्टॉप्ड। एंड अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंजाइटी है तो हम डायज़ेपाम दे सकते हैं पेशेंट को। सो नेक्स्ट है इनएविटेबल एबॉर्शन। इनएविटेबल एबॉर्शन का मतलब है प्रेगनेंसी के प्रोसेस मतलब इतना दूर चला गया कि अब हम इसको रोक नहीं सकते। सो प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन हैज़ स्टार्टेड बट हैज़ प्रोग्रेस टू ए स्टेट फ्रॉम वेयर रिकवरी इज़ इम्पॉसिबल। सो अभी हम मतलब प्रेगनेंसी को रोक नहीं सकते, इसको एबॉर्शन होना ही है। सो प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड, कैन नॉट बी रिवर्स्ड। सो पेशेंट का कॉम्प्लेन क्या रहेगा? एज पेशेंट इज प्रेग्नेंट तो एमिन्यूरिया तो रहेगा ही रहेगा, एमिन्यूरिया, और दूसरा ब्लीडिंग रहेगा, पेशेंट का पेन भी रहेगा। जब हम पारवेजेनल एग्जामिनेशन करेंगे तब देखेंगे इंटरनल ऑस ओपन है, और ओपन होने के कारण से मतलब एबॉर्शन को हम रोक नहीं सकते। सो हाइट ऑफ द यूट्रस क्या होगा? सी ऑल्दो इंटरनल ऑस ओपन बट अभी भी मतलब प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अभी भी यूट्रस में है, फिटस अभी तक यूट्रस में ही है। तो जितना वीक का प्रेग्नेंट है उसी हिसाब से जब हम फंडल हाइट को चेक करेंगे उतना सेंटीमीटर फंडल हाइट ही हमें मिलेगा। जब हम यूएसजी करेंगे हम देखेंगे कार्डियक एक्टिविटी एब्सेंट और डेड फिटस। सो इनएविटेबल एबॉर्शन का मैनेजमेंट क्या होगा? तो मैनेजमेंट हम इफ इट इज़ लेस देन 12 वीक्स तो हम क्या करेंगे? सक्शन इवैक्यूएशन, सक्शन इवैक्यूएशन। और अगर 12 वीक्स से ज़्यादा है देन ऑक्सीटोसिन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट एबॉर्शन। तो प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन हैज स्टार्टेड, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इज कमिंग आउट बट नॉट कम्प्लीटली कम्स आउट येट। तो इसमें एबॉर्शन का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो गया बट पूरा प्रोसेस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इट विल बी द पेशेंट्स कंप्लेन, जैसे कि पेशेंट बताएगी कि उसको ब्लीडिंग हो रहा है, पेन हो रहा है, और एक टिपिकल जैसा हिस्ट्री देगा कि समथिंग इज कमिंग आउट थ्रू वेजाइना, कि वेजाइना से कुछ निकल रहा है, ऐसा कुछ टिपिकल हिस्ट्री देगी। जब आप पारवेजेनल एग्जामिनेशन करोगे तो देखोगे इंटरनल ऑस ओपन है एंड जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है वो जो बाहर आ रहा है ना वो आपको दिखेगा। यू कैन सी दैट द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इज कमिंग आउट। हाइट ऑफ यूट्रस क्या रहेगा? सी एबॉर्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, थोड़ा थोड़ा फिटल पार्ट बाहर भी आने लगा, तो हाइट ऑफ द यूट्रस ऑब्वियस बात है ना, ये थोड़ा लेस ही रहेगा पीरियड ऑफ जेस्टेशन से। जब आप यूएसजी करोगे ना तब देखोगे इसमें इनकम्प्लीट फिटस दिखा रहा है, क्योंकि फिटस का थोड़ा थोड़ा पार्ट तो बाहर निकल गया तो इनकम्प्लीट ही दिखाएगा ना। नेक्स्ट, तो इसका मैनेजमेंट क्या रहेगा? सेम, अगर लेस देन 12 वीक्स है तो सक्शन इवैक्यूएशन, सक्शन इवैक्यूएशन।
और अगर मोर देन 12 वीक्स है, इस बार हम क्या करेंगे, डायलेटेशन एंड इवाकुएशन करेंगे। डायलेटेशन एंड इवाकुएशन कैसे करेंगे? ओवम फोर्सेप्स से। सो नेक्स्ट इज कंप्लीट एबॉर्शन। तो कंप्लीट एबॉर्शन में एंटायर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन हैज कम आउट बाय इट्स ओन। जितना भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन था वो पूरा अपने आप डिलीवर्ड हो गया, मतलब पूरा फिटस डिलीवर्ड होने के बाद पेशेंट आपके पास आएगी, आके कंप्लेन देगी कि हाँ मेरा पूरा फिटस डिलीवर्ड हो गया, मेरा डिलीवरी ऑलरेडी घर पे ही हो गया था और तब ब्लीडिंग भी था, बट अभी कोई ब्लीडिंग प्रेजेंट नहीं है। तो जब आप पारवेजिनल एग्जामिनेशन करोगे तो देखोगे कि इंटरनल ऑज क्लोज्ड है। नेक्स्ट, हाइट ऑफ द यूट्रस क्या रहेगा? सी, अगर फिटस ही डिलीवर्ड हो गया तो हाइट ऑफ द यूट्रस ऑब्वियस बात है ना, ये थोड़ा लेस ही रहेगा पीरियड ऑफ जेस्टेशन से। एंड ऑन यूएसजी आप देखेंगे जो यूट्रस है ये पूरा खाली है, पूरा एम्प्टी रहेगा। नेक्स्ट, मिस्ड एबॉर्शन। तो मिस्ड एबॉर्शन में क्या होता है? फिटस इज डेड इनसाइड द यूट्रस बट मदर इज अनअवेयर अबाउट हर फिटल डेथ। मदर को पता ही नहीं चलता है कि उसका फिटस का डेथ हो गया। तो कॉम्प्लेन क्या रहेगा? पहला तो एमिनोरिया, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। दूसरा पेन एब्डोमेन रहेगा, पेन एब्डोमेन, एब्डोमिनल पेन रहेगा। और थर्ड वन ब्राउन कलर डिस्चार्ज रहेगा। नेक्स्ट, हाइट ऑफ द यूट्रस। हाइट ऑफ द यूट्रस इज लेस देन द पीरियड ऑफ जेस्टेशन। क्यों लेस रहेगा? सो मान लीजिए मदर का यूट्रस में फिटस का डेथ हुआ 16 वीक्स पे, बट मदर को तो पता ही नहीं चलता है कि उसके बेबी का डेथ हो गया। तो सपोज मदर को पेन एब्डोमेन या फिर ब्राउन कलर डिस्चार्ज आने लगा 18 वीक पे, तो मदर तो आपके पास 18 वीक की आएगी ना। जब आप पूछोगे कि आप कितने वीक का प्रेग्नेंट हो, देन शी विल टेल कि मैं 18 वीक का प्रेग्नेंट। एक्चुअली में बच्चे का डेथ कब हुआ था? 16 वीक पे हो गया था। तो बच्चे तो ग्रो नहीं किया ना, बट बच्चे का तो डेथ 16 वीक्स पे ही हो गया था ना। सो इसलिए जब आप फंडल हाइट देखोगे ना, वीक्स के हिसाब से आपको दिखेगा कि फंडल हाइट कम ही है, लेस ही है। सो हाइट ऑफ द यूट्रस विल बी लेस देन द पीरियड ऑफ जेस्टेशन। जब आप पारवेजिनल एग्जामिनेशन करोगे तो देखोगे कि इंटरनल ऑस अभी भी क्लोज्ड ही है। और जब यूएसजी करेंगे ना तब देखेंगे कार्डियक एक्टिविटी एब्सेंट या फिर डेड फिटस। नेक्स्ट, तो उसका मैनेजमेंट क्या रहेगा? तो अगर प्रेगनेंसी, तो इफ इट इज लेस देन 12 वीक्स तो हम क्या करेंगे? सक्शन इवैक्यूएशन। And if it is more than 12 weeks, then dilatation and evacuation. Dilatation and evacuation. Dilatation and evacuation. और किससे करेंगे? ओवम फोर्सेप्स से। ओवम फोर्सेप्स से हम इवैक्यूएट करेंगे। नेक्स्ट, तो मिस्ड एबॉर्शन का डायग्नोसिस आप पहले भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ऑन यूएसजी इफ मीन सेक डायमीटर ऑफ जेस्टेशनल सैक इज मोर देन इक्वल टू 25 mm बट फिटल पोल इज नॉट सीन। सो हमें पता है जब भी कोई कंसीव करते हैं या फिर प्रेग्नेंट होती है तो उसमें जेस्टेशनल सैक बनता है, और ये जेस्टेशनल सैक धीरे धीरे बढ़ता है और आगे जाके ये एक एक करके फिटल पार्ट बनाते बनाते पूरा फिटस को बनाता है। सो इसमें क्या कह रहा है? अगर प्रेग्नेंट होने के बाद जेस्टेशनल सैक का जो डायमीटर है वो मोर देन 25 mm हो गया, फिर भी कोई फिटल पोल नहीं दिख रहा है, फिटस का कोई पार्ट नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब उसका मिस्ड एबॉर्शन हो गया। और दूसरा, अगर क्राउन रम्प लेंथ 7 mm या 7 mm से ज़्यादा हुआ फिर भी कार्डियक एक्टिविटी नहीं दिख रहा है, एबॉर्शन। सी, सेप्टिक एबॉर्शन क्या है? अभी तक हमने जितना एबॉर्शन का टाइप्स पढ़ा है इसमें से अगर कोई भी एबॉर्शन गेट इन्फेक्टेड, अगर कोई भी एबॉर्शन इन्फेक्टेड हो गया, दैट इज कॉल्ड सेप्टिक एबॉर्शन।
सो इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेगा, फीवर रहेगा या फिर कोई डिस्चार्ज रहेगा जैसे कि पास या पुरुलेंट डिस्चार्ज, और पेन रहेगा, टेंडरनेस रहेगा एब्डोमेन पे। नेक्स्ट, सो अभी तक हमने एबॉर्शन का जितना टाइप्स था अच्छी तरह से देख लिया है, बट अगर इस टाइप्स ऑफ एबॉर्शन के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं तो इसे अप्रोच कैसे करना है। सी, तो पहले तो हम ये देखेंगे क्वेश्चन में पासेज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन मेंशन है कि नहीं है। अगर मेंशन है, मतलब अगर कोई मदर आपके पास आके ये हिस्ट्री देता है कि मेरा वेजाइना से कुछ बाहर निकल के आ रहा है, या फिर पारवेजिनल एग्जामिनेशन करके एग्जामिनर देखता है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन इज कमिंग आउट, तो मीन ये मेंशन रहेगा प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन बाहर आ रहा है, या फिर पेशेंट खुद बताएगी। अगर ऐसा हिस्ट्री है तो ये दो ही टाइप्स के एबॉर्शन में हो सकता है, एक तो इनकम्प्लीट एबॉर्शन, दूसरा कम्प्लीट एबॉर्शन। सॉरी, ये कम्प्लीट एबॉर्शन होगा, कम्प्लीट एबॉर्शन। तो इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो जब भी कोई मदर पासेज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन का कोई हिस्ट्री दे तो नेक्स्ट स्टेप हम ये देखें वॉस ओपन है कि नहीं है। अगर वॉस ओपन है दैट इज इनकम्प्लीट एबॉर्शन, अगर वॉस क्लोज्ड है दैट इज कम्प्लीट एबॉर्शन, क्योंकि उसका एबॉर्शन ऑलरेडी हो गया है। नेक्स्ट सॉरी, तो अगर क्वेश्चन में पासेज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन का कुछ मेंशन नहीं करता है, मतलब अगर कुछ मेंशन ही नहीं रहेगा पासेज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन के बारे में, तो ये तीन केसेस में ऐसा हो सकता है, एक तो इनएविटेबल, दूसरा थ्रेटेंड, या फिर मिस्ड एबॉर्शन। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे ऑस ओपन है कि नहीं। अगर ऑस ओपन है दैट इज इनएविटेबल एबॉर्शन, अगर ऑस क्लोज्ड है इन दैट केस दो टाइप का एबॉर्शन हो सकता है, एक तो थ्रेटेंड एबॉर्शन, दूसरा मिस्ड एबॉर्शन। तो कैसे पता लगाएंगे, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर पासेज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन का कोई हिस्ट्री नहीं है क्वेश्चन में, तो तीन केस में ऐसा हो सकता है, एक तो इनएविटेबल, दूसरा थ्रेटेंड, थर्ड वन इज मिस्ड एबॉर्शन। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखेंगे ऑस ओपन है कि नहीं है। अगर ऑस ओपन है इनएविटेबल एबॉर्शन, अगर ओपन क्लोज्ड है इन दैट केस दो ही टाइप ऑफ एबॉर्शन हो सकता है, एक तो थ्रेटेंड, दूसरा मिस्ड एबॉर्शन। तो कैसे पता लगाएंगे, तो अगर ऑस क्लोज्ड रहते हम देखेंगे हाइट ऑफ द यूट्रस। अगर हाइट ऑफ द यूट्रस इक्वल है, मतलब जितना वीक्स प्रेग्नेंट है उसी हिसाब से हाइट मिल रहा है, दैट इज थ्रेटेंड एबॉर्शन। कुछ नहीं हुआ है, हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब रिवर्स कर सकते हैं। और अगर क्लोज्ड है, एक तो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन बाहर नहीं आया है, दूसरा ऑस भी क्लोज्ड है, और थर्ड हाइट ऑफ द यूट्रस लेस है, तो इन दैट केस ये मिस्ड एबॉर्शन। सो आई होप एबॉर्शन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आया। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब एबॉर्शन के ऊपर जितना क्वेश्चन बन सकता है एक बार डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।